नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर सुशासन सप्ताह का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। भारत माता के महान सपूत देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह जन्म शताब्दी वर्ष और इस अवसर पर आज से प्रदेश भर में सुशासन सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है। हम सब जानते हैं श्रद्धेय अटल जी की पैतृक जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है। उन्होंने अपने कर्मभूमि के रूप में भी उत्तर प्रदेश को चुना। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर और लखनऊ से कई बार उन्होंने देश की संसद में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। देश के विदेश मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने देश को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया। श्रद्धेय अटल जी एक कवि थे, एक पत्रकार भी थे, एक साहित्यकार भी थे, एक राजनेता भी थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि समन्वय के साथ सबको लेकर के चलने की सामर्थ्य रखते थे। भारतीय राजनीति के वे अजात शत्रु कहे जाते थे। 6 दशक का उनका सार्वजनिक जीवन बिना किसी कलंक के पूरे भारतवासियों ने देखा और आज श्रद्धेय अटल जी की शताब्दी वर्ष के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर सुशासन सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे अपने साथियों के साथ में उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी के साथ में इसका शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह कार्यक्रम सप्ताह भर तो चलेंगे ही, हर जनपद में भी कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, जिसमें स्कूली बच्चों के लिए सुशासन पर निबंध लेखन का, उच्च शिक्षा स्तर पर सुशासन पर भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम है, कहीं पेंटिंग की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, कहीं पे ग्रामीण क्षेत्र में एक संगोष्ठी के आयोजन हो रहे हैं और इसके नाम पर यह कार्यक्रम आज से लेकर के 25 दिसंबर तो चलेंगे। वर्ष भर भी ये कार्यक्रम अलग अलग समय पे चलेंगे। 25 दिसंबर को जो प्रतिभागी होंगे उनको सम्मान का कार्यक्रम और उस दिन सायंकाल नवोदित कवियों की अटल जी की कविताओं पर आधारित एक काव्य संध्या भी हर एक जनपद में, हर स्कूलों में भी, स्कूल कॉलेजेस में भी आयोजित होगी। अटल जी सुशासन के प्रतीक माने जाते हैं। स्वतंत्र भारत में सुशासन कैसे होता है, यह अटल जी ने देशवासियों के सामने रखा। राजनीतिक अस्थिरता को स्थिरता में बदलना, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, देश के अंदर
अंत्योदय की योजना हर गरीब को, हर वंचित को उसका अधिकार मिले, इसको लेकर के अंत्योदय कार्ड की योजना, राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई रही हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्य रहा हो, अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग को उनका अधिकार दिलाने की कार्रवाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का रहा हो, या वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर होना चाहिए, स्वर्णिम चतुर्भुज और विश्व स्तरीय हाईवे, ये अटल जी की देन है। आज अटल जी भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं, लेकिन देश के लिए उनकी सेवाएं, उनका कृतित्व पूरे देशवासियों के लिए एक प्रेरणा है। सुशासन सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर पूरे प्रदेश भर के अंदर हर स्कूल, कॉलेजेस में, हर संस्थान में इससे संबंधित कार्यक्रम बृहद पैमाने पर होंगे और आज उसी का शुभारंभ करने के लिए यहां पर मैं अपने साथियों के साथ आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि सरदेव अटल जी के आदर्शों से प्रेरणा हम सबका मार्गदर्शन होगा और प्रदेश सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा जो सरदेव अटल जी ने देखा था, उन्होंने सोचा था और जिन कार्यों को आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी ने बाबा साहेब के सपनों को वास्तविकता में बदला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े मामलों पर विपक्ष को सख्त जवाब दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर के विजन को साकार करने के लिए बीजेपी की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। साथ ही सीएम योगी ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस बातें तो बहुत खूब करती है, लेकिन पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाने में लगातार विफल रही है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी ने बाबा साहेब डॉक्टर BR अंबेडकर के समानता के सपने को साकार करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। थाना फेज 2 नोएडा पुलिस ने एनसीआर क्षेत्र में चोरी की मोटरसाइकिल से राह चलते लोगों के मोबाइल फोन छीनने वाले और मौका पाकर लोगों के मोबाइल फोन चोरी करने वाले एक अभियुक्त को मुठभेड़ में पकड़ लिया है। बता दें कि मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया, तो वहीं उनके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, स्नैचिंग और चोरी के 11 मोबाइल फोन के साथ अवैध असला बरामद किया गया है। जब थाना फेज 2 पुलिस टीम द्वारा भंगेलकट के पास चेकिंग की जा रही थी तो उन्हें एक बिना नंबर प्लेट की संदिग्ध मोटरसाइकिल आती हुई दिखी। जब पुलिसकर्मियों ने उस मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल में सवार तीनों व्यक्ति रुके नहीं, परंतु दूसरी तरफ सर्विस लेन की तरफ भगाने लगे। पीछा किया तो खुद को गिरता देख उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल रख दी और पुलिस की तरफ जान से मारने के लिए से फायर किया। जब जवाबी फायर में आत्मरक्षा में पुलिस ने फायर किया तो उनमें से एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। तुरंत ही उसको पास वाले अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। अन्य 2 व्यक्तियों को कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी उसका नाम रोशन है। तो इनके पास से कुल 11 चोरी के मोबाइल बरामद हुए। इनके पास कुछ अवैध तमंचे, चाकू, जिंदा कारतूस, खोर कारतूस भी बरामद हुए। इनके पास पहले का आपराधिक इतिहास में मिला और थाना फेज 2 के अंतर्गत ही इनके द्वारा मोबाइल चोरी की घटनाएं कुछ समय पहले करी गई। नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसको गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विगत सप्ताह में संसद में लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा दोनों जगह संविधान को स्वीकार किए हुए 75 साल के मौके पर संविधान की रचना, संविधान निर्माताओं का योगदान और संविधान में प्रस्तावित किए गए आदर्शों पर एक गौरवमयी चर्चा का आयोजन संसद के द्वारा किया गया।
वो चर्चा में 75 साल की देश की गौरव यात्रा, विकास यात्रा और उपलब्धियों की भी चर्चा होनी थी। ये तो स्वाभाविक है कि जब लोकसभा में, राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष होते हैं तो हर मुद्दे पर लोगों का नजरिया अलग अलग होता है, दलों का नजरिया अलग अलग होता है, वक्ताओं का नजरिया अलग अलग होता है। मगर संसद जैसे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम में जब चर्चा होती है तब इसमें एक बात कॉमन होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने संविधान पर, संविधान की रचना के मूल्यों पर, और जब जब कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तब शासन ने संविधान के मूल्यों का किस तरह से मूल्यांकन किया, संरक्षण किया और संवर्धन किया, इस पर फैक्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने अनेक उदाहरणों के साथ जनता के सामने विषय रखे और उसमें वो तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी आंबेडकर जी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी, नारी सम्मान को भी सालों तक दरकिनार किया, न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया, सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। जब ये पूरा सत्य उजागर हो गया तब कल से कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। संसद में जब चर्चा हो रही थी, ये सिद्ध हो गया कि बाबा साहेब आंबेडकर का कांग्रेस ने किस तरह से पुरजोश विरोध किया था। बाबा साहब के न रहने के बाद भी किस प्रकार से कांग्रेस ने बाबा साहब को हाशिए पर ढकेलने का प्रयास किया। जब संविधान सभा अपना काम कर चुकी, चुनाव हुआ 1951-52 में और 54 में, दोनों बार कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि फ्रेंडली चुनाव होता है, स्पिरिट वाला चुनाव होता है, ऐसा चुनाव भी नहीं था। विशेष प्रयास किया गया और वो उनकी हार को सुनिश्चित किया गया। जहां तक भारत रत्न देने का सवाल है, कांग्रेस के नेताओं ने कई बार खुद ही अपने आप को भारत रत्न दिए हैं। 55 में नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, 71 में इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया और 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली सरकार थी। 1990 तक कांग्रेस पार्टी बाबा साहब को भारत रत्न न मिले इसका बड़े जतन से प्रयास करती रही, यहां तक कि बाबा साहब की जयंती को भी, 100वीं जयंती को भी मनाने का मना ही कर दिया गया। नेहरू जी की आंबेडकर जी के प्रति नफरत जग जाहिर है। नेहरू जी की खुद की किताब
सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेकंड सीरीज वॉल्यूम 16 इसके भाग 2 की पृष्ठ संख्या 532 पर एक पत्र का उल्लेख है, जब बीसी राव ने नेहरू जी को पत्र लिखकर कहा कि अंबेडकर जी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर जाने का मन बना रहे हैं, तब नेहरू जी का ये जवाब था, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंबेडकर जी के महान योगदान का मूल्यांकन जवाहरलाल जी किस तरह से करते थे, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जब पंडित जी की एक और किताब को पढ़ते हैं, लेटर टू चीफ मिनिस्टर में एक उल्लेख है, बंबई के मेयर ने एक पत्र में बाबा साहब के अंबेडकर के जन्मस्थान महू में उनका स्मारक बनाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया। 18 जून 1959 को पंडित जी ने कहा, सरकार के लिए स्मारक स्थापित करना बिल्कुल सामान्य बात नहीं होगी, आमतौर पर स्मारक निजी पहल से किया जाता है। अपने परिवार के चाहे कोई भी सदस्य हो, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, संजय गांधी हो, राजीव गांधी हो, कई सारे लोगों के लाखों स्मारक देश के अंदर बनाने वाले परिवार के मुखिया कहते हैं कि आमतौर पर निजी पहल पर स्मारक बनाया जाता है, क्योंकि ये स्मारक B.R. आम्बेडकर जी का था। मित्रों, जब एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, एक सर्वदलीय मंत्रिमंडल पहली देश की कैबिनेट बनी, जिसमें बाबा साहेब आम्बेडकर भी सदस्य थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी की किताब सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में एक और उल्लेख आता है, नेहरू जी के आश्वासन के बावजूद आम्बेडकर जी को कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया, और ये स्पष्ट इसके अंदर उल्लेख है कि सरकार की नीतियों, विशेषकर विदेश, रक्षा और अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ी हुई नीतियां और 370 के खिलाफ आम्बेडकर जी थे। जब एक और कांग्रेस पार्टी है, बाबा साहेब आम्बेडकर का कोई स्मारक जब तक कांग्रेस सत्ता में रही बड़ा नहीं बना। जहां जहां विपक्ष की सरकारें आती गई, स्मारक बनते गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बाबा साहब के जीवन के संबंधित पंच तीर्थ का विकास किया। मध्य प्रदेश में महू, लंदन में वो स्थान जहां बाबा साहब पढ़ते थे, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थान और महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित चैत्य भूमि का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। 19 नवंबर 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने आम्बेडकर जी के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिन घोषित किया। डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना भी की। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महापरिनिर्वाण स्थल पर डॉक्टर आम्बेडकर स्मारक का उद्घाटन किया, जो लगभग 2 एकड़ में फैला है। मित्रों, मैं आज जब आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं, तब राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में ये जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को AI का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज आम्बेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी आम्बेडकर जी का
अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, आंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रसार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इन्होंने जिस प्रकार से आरक्षण को भी विरोध किया, वो भी हम सब जानते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग, काका साहेब कालेलकर आयोग 53 में बना, 55 में रिपोर्ट आई, आज तक वो रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। 31 दिसंबर 1980 को मंडल आयोग बना, मंडल आयोग की रिपोर्ट आई। 80 में इंदिरा जी ने मंडल आयोग को ठंडे बस्ती में डाल दिया। 90 में जब गैर कांग्रेसी सरकार आई, तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। उस वक्त राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे और जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, प्रस्ताव संसद में आया, राजीव जी ने अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण ओबीसी के आरक्षण का विरोध करने के लिए किया। आज मैं फिर से एक बार आग्रह के साथ मीडिया को बताना चाहता हूं, सच्चाई को जनता तक पहुंचाना चाहिए। मेरी पूरी बात बहुत स्पष्टता के साथ, कोई कंफ्यूजन के बगैर राज्यसभा के रिकॉर्ड पर है। आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ट्वीट कर भी इस सत्य को लोगों के बीच में पहुंचाया है। और जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब के सिद्धांतों को दरकिनार किया, जिन्होंने जब तक सत्ता में रहे बाबा साहब को भारत रत्न मिलने नहीं दिया, जिन्होंने जब तक सत्ता पर रहे आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वो लोग आज बाबा साहेब आंबेडकर के नाम पे भ्रांति फैलाना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को भी कहना चाहता हूं, खड़गे साहब, आपका तो कम से कम दायित्व तो बनता है, क्योंकि आप उस वर्ग से आते हो जो वर्ग के लिए बाबा साहब आंबेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित किया। आपने कम से कम कांग्रेस के एक कुत्सित प्रयास में सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे बड़ा दुख है कि आप भी राहुल गांधी जी के दबाव में इसके अंदर शामिल हुए हो। मित्रों, आज जब हम सब यहां बैठे हैं, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, कांग्रेस के पास इस संविधान के ऊपर की चर्चा में बाबा साहेब आंबेडकर विरोधी कांग्रेस है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। संविधान विरोधी कांग्रेस है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस सावरकर विरोधी है, इसका भी कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस ओबीसी विरोधी है, उसका भी कोई जवाब नहीं बचा। आपातकाल का पाप कांग्रेस के ही समय में हुआ, इसका भी कोई जवाब नहीं बचा। नारी सम्मान का विरोध भी कांग्रेस ने ही किया, वो प्रस्तापित हो गया। न्यायपालिका का अपमान ही कांग्रेस ने ही किया, वो भी प्रस्तापित हो गया। भारत की भूमि को भी संविधान को दरकिनार कर विदेश को सौंपने का पाप भी कांग्रेस ने ही किया, ये भी प्रस्तापित हो गया। तब फिर से एक बार चिर परिचित अपनी पुरानी नीति पर कांग्रेस आई है और उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं, जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। पीएम नरेंद्र मोदी 21 और 22 दिसंबर को कुवैत की यात्रा पर जाएंगे। 43 सालों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा होगी। पीएम कुवैत के आमिर शेख मिशेल अल अहमद अल जबर अल सबाह के आमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। अभी 3 महीने पहले ही न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की थी, जबकि उसके पहले दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच भी द्विपक्षीय बैठक हो चुकी थी।
पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान ऊर्जा संबंधों के साथ ही दूसरे रणनीतिक क्षेत्रों में कुछ अहम समझौते होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान कुवैत के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और इसके अलावा भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। भारत और कुवैत के बीच ऐतिहासिक मित्रवत संबंध रहे हैं, तो वहीं कुवैत में भारतीयों का बहुत बड़ा समुदाय रहता है। कुवैत को बनाने में इनका अहम योगदान है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।